जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के 15 ऐसे क्वेश्चन का हल करने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी सवाल बिहार बोर्ड 2012 में पूछे गए हैं और 2013 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को भी हम इसमें ऐड किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अधिक से अधिक मार्क्स आ सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से आगे। प्रश्न है लिमिट -π/2 से +π/2 साइन का पावर 7x dx। एक जगह माइनस में रहेगा, एक जगह प्लस में रहेगा, हमको समाकलन निकालना होगा। तो ऐसे सवाल में देखते हैं कि इसका पावर विषम संख्या है या नहीं। अगर पावर विषम संख्या है तो इसका डायरेक्ट आंसर 0 होता है। हम क्या बोले कि कोई फंक्शन रहेगा और यहाँ पर माइनस में रहे और यहाँ पर प्लस में रहे, अगर इसका पावर n है और n हमारा क्या है विषम संख्या, अगर n विषम संख्या है तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 होता है। ये हम कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं, बता दिए। तो देखते हैं कि यहाँ पावर में क्या है 7 जो कि विषम संख्या है और साइन x हमारा फंक्शन है। तो विषम संख्या है इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा a 0। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं। इसका हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो प्रक्षेप वाला सवाल हम पहले भी बता दिए हैं, आप फिर समझ लीजिए, एकदम समझ लिए, आसान भाषा में समझ लीजिए। कह रहे सदिश इतना पर, इस पर सदिश इतना का प्रक्षेप ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए दोनों वेक्टर का वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालते हैं। बाटा में ओ लिखते हैं जहाँ पर हो। तो पर किस पर है, अगर हम इसको वेक्टर a माने और इसको वेक्टर b माने तो वेक्टर a पर, तो जहाँ पर है वो नीचे होता है। तो वेक्टर a का मापांक हमको लिखना होता है। अगर यहाँ वेक्टर b वाला रहता तो वेक्टर b पर रहता तो वेक्टर b का मापांक यहाँ पर लिखते हैं। तो अगर हम डॉट निकालें a डॉट b का, तो a डॉट b आपको निकालना अच्छी तरह से हम बता दिए हैं। i का गुणांक को i से, j के गुणांक को j से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +1 है, तो +1 और +1 से गुणा होगा तो +1। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, j का गुणांक, k तो है नहीं तो k की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1 दोनों में गुणा करेंगे तो -1। नीचे में जो है वो लिख लीजिए वेक्टर a का मापांक। तो वेक्टर a का जब मापांक निकालिएगा तो 1 का वर्ग 1 और -1 का वर्ग 1, मतलब 1 और 1 2, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में से 1 घटा 0, 0 बटा √2 मतलब 0। इसका प्रक्षेप कितना आ गया 0। 0 अगर ऊपर हो तो इसका आंसर 0 होता है। तो इसका प्रक्षेप कितना आ गया 0, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा सदिश का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस सवाल को, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम वेक्टर 1 जो लिखा है उसको लिख लेते हैं, वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इतना सवाल में दिया है। हमको क्रॉस निकालना है तो बारी बारी से पहले इसमें दोनों से फिर इसमें दोनों से करेंगे। तो a का कर रहे हैं दोनों में तो हो जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a का a से करेंगे तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a, फिर a का b में करेंगे तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, अब इसमें करते हैं -b से और a से, तो हो जाएगा -b क्रॉस a, b और a से, फिर इसमें -b से और इसमें करते हैं तो हो जाएगा -b क्रॉस -b मतलब +b। ठीक है, a को लिए इन दोनों से कर दिए, फिर -b को लिए इन दोनों से कर दिए। अब आपको ये भी पता है कि अगर समान रहता है तो उसका क्रॉस निकालते हैं तो 0 होता है। अगर दोनों संख्या समान हो उसका क्रॉस निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो मिला हमको ये दोनों। ठीक है, अगर दोनों 0 0 है तो
कैलकुलेशन में कोई मायने नहीं रखता है, दोनों जीरो खत्म हो चुका है। आपको ये भी बात पता होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर दिया हो, अगर उसको उल्टा करके लिख देंगे, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे, तो उसका चिन्ह माइनस में हो जाता है। ठीक है, अगर ए बी लिखा हो तो उल्टा कर देंगे बी ए, तो चिन्ह किसका आ जाता है? माइनस का आ जाता है, तब जाकर दोनों बराबर होगा, अन्यथा बराबर नहीं होता है। मतलब इतने की जगह पर इतना होगा और इतने की जगह पर इतना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या मिला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। हम क्या बोले कि इतना के जगह पर इतना होगा। ठीक है, तो इतना के जगह पर फिर हम यही लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और माइनस वाला के जगह पर प्लस, लेकिन ए आगे हो जाएगा, जो ए पीछे है वो ए आगे हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देख लीजिए, ये भी एक ए क्रॉस बी है, ये भी ए क्रॉस बी है, एगो कैगो दू ए क्रॉस बी। तो इस सवाल का आंसर कितना आया? दू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, पहले ही ऑप्शन में दे दिया है, तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। ए का मापांक 3 है, बी का मापांक 4 है, सी का मापांक 5 है, तो हमें इतना का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें ए बी बी सी ए सी का ये सी ए के ये डॉट में वही होता है। तो इसको मिटाते हैं, ए का मापांक, बी का मापांक और सी का मापांक दिया है और हमें इतना का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया है, इतना दिया है, तीनों का योग कितना है? 0 है। अब हमको क्या करना होगा कि इतना लाने के लिए यहाँ पर स्क्वायर करना होगा। ये जो सवाल है ऐसा तो पूछा है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है 2 नंबर या 3 नंबर में। तो इसको जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप बनाइए, शॉर्ट में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 2 नंबर फुल मिलेगा, अगर 3 नंबर का रहेगा तो 3 नंबर फुल मार्क्स मिलेगा। कैसे बनाएंगे? लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव है तो हम शॉर्ट बनाते हैं। अगर लॉन्ग में बनाना होगा तो क्या लिख देंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करते हैं। तो अगर वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसका तो फॉर्मूला आपको क्लास 7 9 में ही पता होगा। इतना होता है बराबर कितना दिया है? 0 का वर्ग 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि ए बी सी का स्क्वायर है, तो ए का मान है 3, बी का मान है 4, सी का मान है 5, 3 4 5 दिया है। ए का मापांक मतलब ए का मान, तो ए स्क्वायर है तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। बी का मान 4 है, यहाँ पर स्क्वायर छूटा है, स्क्वायर लिख लीजिए। बी का मान 4 है तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। सी का मान 5 है तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। प्लस इन सब में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर कर लेते हैं, प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर डॉट लिखिए या ऐसे लिखिए, बात वही है, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी पहले है तो सी लिख लेते हैं बराबर 0। हमको इतना का मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले इस सबको जोड़ कर उधर भेजते हैं। तो 16 9 25 25 50 उधर जाएगा तो -50, यानी कि 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर -50 हो जाएगा। ठीक है, इस सबको जोड़ने पर 50 आ गया, सबको विदा कर दिया उधर, क्योंकि इसका मान निकालने है तो सबसे प्लस वाले को विदा कर दिया माइनस में। तो 2 से 50 कट गया 25 बार में, माइनस है तो -25, यानी कि पूरा का मान हमारा कितना आ गया? -25। यहाँ पर स्क्वायर चाहे तो आप दे दीजिए, शॉर्ट बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉन्ग बनाएंगे तो सभी जगह यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, ये सभी सवाल ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके परीक्षा में भी आएगा, इसी में से आएगा। यहाँ पर 3 4 5 जगह पर 1 2 3 कर देगा तो नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। तो 4 तक बना लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 5। प्रश्न 5,
एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा। हम पूछा है एक्स वाई तल का, हम आपको सभी तल का समीकरण बता देते हैं। ठीक है, एक्स वाई तल का यहाँ पर तल लिख देते हैं, यहाँ पर समीकरण। ठीक है, एक्स वाई तल, वाई जेड तल, एक्स जेड तल। ठीक है, यही 3 तल होता है और 3 इसके उल्टा करके तल होता है, तो उसे उल्टा करने से कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न हमारा कम समय ले इसलिए हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। या आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए, आपका आंसर हूबहू आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हमको तल का समीकरण ज्ञात करने के लिए देखते हैं, अगर एक्स वाई है तल तो वहाँ पर एक्स वाई जेड बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर y में z में पूछा है तो देखेंगे कि कौन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर z नहीं था तो z बराबर 0। यहाँ पर देखिए y है z है लेकिन x नहीं है तो x बराबर 0। यहाँ पर देखिए x है y नहीं है z है, तो जो नहीं है वो 0 होता है। तो हमारा सवाल क्या था, एक्स वाई तल का समीकरण। तो एक्स वाई में एक्स वाई है लेकिन जेड नहीं है, इसलिए समीकरण हो जाएगा जेड बराबर 0। इसके अलावा हम 2 तल बता दिए। अगर यही पूछता जेड एक्स तल का समीकरण, तो एक्स है जेड है लेकिन वाई नहीं है, तो हो जाता है वाई बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई अक्ष की दिक् को दिया, फिर आया वही बात। तो यहाँ पर लिखते हैं हम अक्ष और यहाँ पर लिखते हैं दिक् को जिया। अक्ष मेरा होता है 3, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब दिक् कोजिया में जौन अक्ष के पूछेगा वह 0, जिस अक्ष का पूछेगा वह 1, बाकी सभी 0। अगर एक्स अक्ष का पूछा है तो पहला x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z होता है। तो एक्स अक्ष का पूछेगा तो x 1, बाकी दोनों 0। y अक्ष का पूछेगा तो y 1, बाकी दोनों 0। z अक्ष का पूछेगा तो z 1, बाकी दोनों 0। ठीक है, पहला x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z होता है। तो जिस अक्ष का पूछेगा वहाँ पर 1 होगा और बाकी दोनों 0 होगा। तो हमारा पूछा है सवाल y अक्ष का दिक् को जिया। तो y अक्ष के दिक् को जिया में क्या होगा कि y के जगह पर 1 होगा, मतलब बीच में 1 होगा और दोनों साइड 0 0, मतलब 0 1 0, 0 1 0। y अक्ष क्या हो गया, दिक् को जिया। अभी फिलहाल के पीछे वाले पैटर्न पे, पीछे वाले ईयर में हम देखें कि वाई अक्ष के दिक् कोजिया का जोग पूछ रहा था, जोग। तो जोग से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक्स अक्ष का पूछे, चाहे वाई अक्ष का पूछे, चाहे जेड अक्ष का पूछे। अगर योग पूछा है तो उसका फिक्स है आंसर 1 होगा, क्योंकि अगर वहाँ पर जोड़े तीनों को तो 1 ही आएगा, किसी में भी जोड़ेंगे तीनों को तो 1 ही आएगा। इसलिए किसी भी अक्ष का पूछे अगर दिक् कोजिया का योग पूछ रहा है तो आंसर 1 होगा, अन्यथा केवल दिक् कोजिया पूछेगा तो वहाँ पर हम बता दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7। कह रहा है तल 5, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। 7 कह रहा है तल 5y + 8 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर दूरी ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं, 5y + 8 बराबर 0 लिखें तो y बराबर आ जाएगा -8/5। मूल बिंदु से दूरी यही हुआ, y बराबर -8/5। तो इसका सवाल का y से कोई लेन देन है नहीं, हमको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, तो वही हो जाएगा -8/5 को मोड में करके लिख देंगे तो हो जाएगा 8/5। 8/5 लिखे हैं, यहाँ पर मोड लगा देते हैं, -8/5 है तो यहाँ पर मोड लगा देते हैं तो +8/5। कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो सवाल है 8 नंबर, वो कह रहा है एक तल दिया है, ये भी एक तल दिया है, दोनों तल में संबंध बताना है कि समांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि लंबवत है। ठीक है, तो इस सवाल को हम देखते हैं। आपको बता दें कि 2 तल समांतर तब होता है जब उसके दिक् अनुपात का अनुपात समान हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5 है, मतलब 2/5। यहाँ पर -10 है तो यहाँ पर -25, -10 -25। अगर देखते हैं बराबर है कि नहीं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है जेड वाला में, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10, ये माइनस कट गया,
5 से कटा 2 बार में और 5 से कटा 5 बार में, ये भी 2/5 आ गया, ये भी 2/5 आ गया। 2 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 5 बार में, ये भी 2/5 आ गया। यानी कि सभी जगह अनुपात निकाले और वह बराबर आए तो होता है तल समांतर। तल क्या होता है? समांतर। समांतर होने का शर्त क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों का अनुपात अगर बराबर आ जाए तो वह तल समांतर होता है। लंबवत का शर्त क्या है कि A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर 0 आ जाए तो वह दोनों तल आपस में लंब होगा। ये मेरा A1 है या B1 है या C1 है, जस्ट लाइक A2 B2 एंड C2। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चूँकि यहाँ तीनों जगह अनुपात बराबर बराबर 2/5 आ रहा है, इसलिए दोनों तल आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। दोनों तल आपस में समांतर होंगे। जिस ऑप्शन में समांतर दिया होगा वहाँ पर टिक मार लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। e के पावर x वाला है, इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है। तो अगर बात करें tan x का, तो tan x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है कि tan का होता है sec² x, लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर नहीं है, मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इसका चेक करेंगे कि क्या log sec x का डिफरेंशिएशन tan x होगा। अगर हम लेकर चले f(x) बराबर log sec x, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे f' तो क्या होगा? तो log x का होता है 1/x, मतलब 1/sec x, और sec x क्या करेंगे तो हो जाएगा sec x इंटू tan x। sec x से sec x कट गया तो हो गया tan x। ये समझ गए आप। इसका हम डिफरेंशिएशन निकाले तो हो गया tan x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो ये मेरा फलन है और उसका ये डिफरेंशिएशन है। तो फॉर्मूला क्या होता है? e के पावर x और कोई फलन रहे और कोई फलन का डिफरेंशिएशन मौजूद हो, तो जब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो होता है e के पावर x इंटू f(x) प्लस c। ठीक है, तो फलन हमको चेक करना है। तो ये मेरा फलन है और ये मेरा डिफरेंशिएशन है, तो ये आंसर में होगा e के पावर x log sec x। इसका आंसर क्या होगा? e के पावर x log sec x प्लस c। ठीक है, अब जिस ऑप्शन में ये दिया रहे आप उसको बना लीजिएगा। हम समय कम लगे, थोड़ा सा कम मेहनत लगे उतारने में, आपका समय बचे, इसलिए हम ऐसा बनाए। डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, बनाकर दिखाकर प्रूफ करके। कोई घबराने वाली बात नहीं है। पूरे ईमानदारी से हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी पूरे ईमानदारी से मेहनत करिए। आपका रिजल्ट पूरा होगा, आपका सपना पूरा होगा, आपके परिवार का नाम रोशन होगा। ठीक है, मेहनत करिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं। जस्ट पैटर्न पर ये भी सवाल है और ये भी सवाल है। तीनों सवाल एक ही पैटर्न पर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इस सवाल में हम देखते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन उपलब्ध है। तो अगर हम बात करें 1/x का, तो 1/x का डिफरेंशिएशन आप जान लीजिए कि अगर y बराबर 1/x हो तो इसका dy/dx होता है -1/x²। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये उपलब्ध है, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया? e के पावर x 1/x, e के पावर x 1/x प्लस c, इसका आंसर हो गया। e के पावर x होगा और 1/x, क्योंकि ये फलन है। अभी बताए कि e के पावर x रहे, कोई फलन रहे और उसका डिफरेंशिएशन रहे, तो इसका आंसर होता है e के पावर x है तो e के पावर x लेंगे और यहाँ से फलन ले लेंगे प्लस में c। 10 नंबर हो गया। अब देखते हैं 11 नंबर, ये भी इसी पैटर्न पर है। हमको इस सवाल में देखना ये होता है कि कौन हमारा फलन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में 1 प्लस cos x नीचे में दिया है, यहाँ पर मिटा लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है e के पावर x 1 प्लस साइन x बटे में 1 प्लस cos x dx। हमको यहाँ पर चेक करना होगा कि फलन कौन है और उसका डिफरेंशिएशन कौन है। तो अगर हम बात करें नीचे में, तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है, ऐसे ये सवाल को हम पहले बता दिए हैं।
2 cos स्क्वायर x/2 नीचे वाला का फार्मूला होता है, और ऊपर वाले में साइन x का फार्मूला होगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ऊपर वाले साइन x का फार्मूला होगा। अब इन दोनों फार्मूला का यूज करके हमको हल करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x 1 प्लस साइन x बटे में 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स है, दोनों जगह अलग अलग भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा e के पावर x, चलिए बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 1/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस ऊपर में साइन एक्स को लिखते हैं, तो हो जाएगा साइन x अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। कर दिए। अब क्या हम बोले थे कि साइन एक्स का फॉर्मूला रखना है, यहाँ पर लिखे हैं जो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। उसके पहले ये कॉस नीचे में है, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसको लिख लेते हैं e के पावर x 1/2 का 1/2 कर दिए, कॉस नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स को तोड़ते हैं तो हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। नीचे में क्या दिया है 2 cos स्क्वायर x/2, नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं किए। इस लाइन में हम क्या किए कि ये cos को ऊपर लेके चल गए तो सेक, साइन को तोड़े तो इतना हो गया। अब आगे हल क्या करते हैं, ये 2 से तो 2 कट जाएगा, हमको चेक करना है फलन कौन है और उसका डिफ्रेंशिएशन कौन है। अभी ये और हल होगा, ये cos x/2 और ये cos का स्क्वायर कट जाएगा, मतलब नीचे में 2 cos था, 2 cos इसलिए था कि cos स्क्वायर था, तो cos गुणे cos ना, एक cos कट गया ऊपर से तो नीचे में एक cos बच गया, मतलब ऊपर में साइन बचा और नीचे में cos बचा। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x 1/2 सेक स्क्वायर x/2 प्लस ऊपर में एक साइन बचा है और नीचे में cos बचा है, तो हो जाएगा साइन बटा cos मतलब tan, साइन बाई cos मतलब tan x/2 है तो x/2 dx और इंटीग्रेशन का चिन्ह, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का चिन्ह। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है। अब तो छोटा हो गया है, दो अलग अलग हो गया है, एक हमारा f(x) होगा और एक हमारा f'(x) होगा। तो हम देखते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x जो है वहाँ पर x/2 का x/2, लेकिन x का गुणांक 1/2 बाहर भी तो आता है, तो ये हमारा f(x) हो जाएगा और ये हमारा f'(x) हो जाएगा। और इस सवाल का आंसर e का पावर x f(x) मतलब tan x/2 प्लस c। इस सवाल का हमारा क्या हो गया राइट आंसर, e का पावर x tan x/2 प्लस c। समझ गए होंगे। इस सवाल को आप नोट्स कर लीजिए, बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम दोबारा बता रहे हैं, पिछले वीडियो में हम बता दिए जो 500 का ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं। अगला ये तो बन गया 11 नंबर। अब आते हैं 12 नंबर। ये इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है, साइन इन्वर्स साइन 2π/3। इसको हल करते हैं। तो साइन इन्वर्स साइन 2π/3, साइन का रेंज होता है -π/2 से +π/2, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में इसको हमें रखना है। तो अभी तो है नहीं, ये 120 है, तो इसको चेंज करते हैं। तो इसको क्या चेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स साइन, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं π - π/3। इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2π/3। अब इसको आगे हल करते हैं। 2π/3 को हम इतना लिख दीजिए। अब इसको जब साइन 180 माइनस थीटा वाले फार्मूला से रखेंगे तो आपको पता है कि साइन π - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इस फार्मूला का हम यूज करेंगे, साइन π - थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स साइन π - थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह पर π/3 है, तो हो जाएगा साइन इन्वर्स साइन π/3।
अब आपको यह भी पता है कि साइन रहे और साइन इन्वर्स रहे तो दोनों कैंसिल हो जाता है और आंसर आता है π/3। तो इस सवाल का राइट आंसर π/3। अब जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसको टिक कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को आप नोट्स कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है 13 और 14 कह रहा है कि दो मैट्रिक्स है ए आई जे m गुणे n का दो मैट्रिक्स है। एक में कह रहा है सममित कब होगा, एक में कह रहा है विषम सममित कब होगा। तो यहाँ देख लीजिए ए आई जे बराबर अगर ए जे आई हो जाए, मतलब आगे वाला पीछे और पीछे वाले आगे दोनों बराबर हो जाए तो ये होता है सममित। ये होता है क्या, सममित। लेकिन ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो, अगर देखिए इसमें आई पहले है, इसमें आई बाद है, इसमें जे बाद में है, इसमें आई पहले है। अगर पहले वाले को बाद में लिखा जाए या बाद वाले को पहले में लिखा जाए और दोनों बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं सममित। और यही दोनों में माइनस का चिन्ह आ जाए तो उसे कहते हैं विषम सममित। विषम सममित। तो सममित के लिए कंडीशन क्या है, आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो जानिए सममित का कंडीशन होता है ए आई जे बराबर ए जे आई। अब इसके बारे में डिटेल आप क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ पर भी हमको उतना समय नहीं है डिटेल बताने का। अगर डिटेल चाहिए तो आप हमारे कमेंट करिए, वीडियो हम बना देंगे सममित और विषम सममित का। विषम सममित का कंडीशन होता है माइनस में। अगर ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो तो उसको बोलेंगे विषम सममित। तो 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि सममित होगा, सममित है यदि, तो यदि क्या लिखेंगे, ए आई जे बराबर ए जे आई। ए आई जे बराबर ए जे आई। ये 13 नंबर सवाल का आंसर है, ये 14 नंबर सवाल का आंसर है। क्योंकि 14 में बोल रहा है कि विषम सममित होगा तो विषम सममित इसी पर होगा, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपको जल्दी जल्द याद हो जाए। तो 13 और 14 दोनों कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, बन गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 15। कह रहे ए का मापांक 26 अंडर रूट में है, बी का मान 7 है और ए क्रॉस बी का मान 35 है, तो ए डॉट बी का मान ज्ञात करें। तो उसको हल करते हैं, इधर बिठाते हैं, लिख लेते हैं। ये सवाल हल करने वाला है। कह रहा है कि वेक्टर ए का मापांक अंडर रूट 26 है, वेक्टर बी का मापांक 7 है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक कितना दिया है, 35। हमें ए डॉट बी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करिए। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का मापांक बराबर ए बी साइन थीटा होता है ना, बराबर कितना दिया है, 35। अब ए का मान है 26, इसका मान है 7, तो रखते हैं अंडर रूट 26, बी का मान 7 है तो 7 और साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 35। 7 से 35 कटेगा 5 बार में, तो साइन थीटा का मान आ गया, साइन थीटा का मान कितना आ गया, ये जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 5 में अंडर रूट 26, ठीक है। हमको cos थीटा निकालना होगा क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा। तो जब साइन थीटा बराबर 5/√26 है तो यहाँ से हम पूछेंगे cos थीटा बराबर कितना होगा, तो आप बता देंगे तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना होगा। ऐसा हम निकालते हैं, जब साइन थीटा बराबर 5/√26 दिया हो तो cos थीटा का मान निकालने के लिए इसके वर्ग में से इसको घटाएंगे, तो अंडर रूट 26 का वर्ग करेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 में से इसका वर्ग घटेगा तो 25, 26 में से घटा 25 तो हो जाएगा 1, 26 में से घटेगा 25 तो हो जाएगा 1, और नीचे में जो दिया है उसको लिख लेंगे। ये हो गया हमारा cos थीटा का मान। लेकिन हमको ए डॉट बी निकालना हो, cos थीटा थोड़ा निकालना है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ए बी cos थीटा। तो ए का मान देखेंगे कितना दिया है, √26, बी का मान कितना दिया है, 7, ये गुणा में। यहाँ पर यह समझिए कि ए का मापांक 26 है तो इसको ए भी लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा का मान रखना है, ए का मान रख दिए, बी का मान रख दिए, cos थीटा का मान रखना है। तो cos थीटा का मान 1/√26 है तो 1/√26 रख दिए। ये देखिए ऊपर है, ये नीचे है, दोनों कट गया, 7 और 7 और 1 से गुणा हुआ तो हुआ 7। देखिए सवाल का
वेक्टर ए डॉट वी निकालना था और इसका राइट आंसर आ गया कितना 7। तो जिस ऑप्शन में 7 होगा उसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, टिक कर लेंगे। तो ये मेरा आज का 15 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप किसी में भी मैसेज करके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।